हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की सीरीज़ के इस 9th एडिशन में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 5 जिसका नाम है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, उसका पार्ट 2। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वगैरह प्लीज़ ज़रूर से कर लीजिएगा। तो हमारा टॉपिक जो हम कंटिन्यू कर रहे थे इस एयर पोल्यूशन के अंदर, वो फ्लाई ऐश से ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं इसके अंदर। अब देखिए, बात कुछ इस तरह की रही कि फ्लाई ऐश पहले क्या होती है ये समझिए। फ्लाई ऐश देखिए ये कब कहाँ से निकलती है, कैसे बनती है, ऐसे समझिएगा, इसको गौर से समझिएगा। देखिए ऐश, ऐश मतलब राख, ना कि ऐश्वर्या राय, ठीक। तो जो राख होती है, ऐश होती है, ये कब निकलती है? ये बनती तब है जब आप कोई सॉलिड मटेरियल को जलाते हो। जैसे लकड़ी वगैरह जलाओगे तो आप देखते हो ना, राख बन जाती है। तो फ्लाई ऐश ऐसी बची हुई चीज़ है जो क्या करती है ना, अब उड़ी तो वो राख ऐसे ऐसे उड़ने लग जाएगी, है ना, उड़ती है, हवा में मिल जाती है, जाके एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। और ये इतनी छोटी, इतनी फाइन होती है कि क्या बताया जाए, इतना पाउडर, फाइन पाउडर होता है कि हवा के साथ साथ बहने लग जाता है। और ये जो ऐश होती है ना, अब देखो ये तो फ्लाई ऐश हो गई जो उड़ गई साथ में, एक राख हुई, ऐश का मतलब राख, और जो ये उड़ गई, जो साथ में एकदम फाइन पार्टिकल्स हवा के साथ मिलके उड़ने लगा, उसे कहते हैं फ्लाई ऐश। और जो ज़मीन पे रह गई, जो भारी वाली है, उसे हम कहते हैं क्या, बॉटम ऐश। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, तो नियरली करीब 73% इंडिया का जो टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो है थर्मल। जानते हैं, जलेगा, जल के ही बिजली बनती है, ये होता है, वो होता है, जिसमें से भी 90% जो कोल बेस्ड है, ठीक है ना, कोल से बनाया जाता है सब बिजली वगैरह या एनर्जी को, या कोल बेस्ड जनरेशन है, वो डीजल, विंड, गैस और स्टीम बाकी हुए, मतलब 10% में सारा कुछ आ रहा है, 90% तो कोल से बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फ्लाई ऐश की मात्रा भी बहुत हो जाएगी। अच्छा, तो फ्लाई ऐश किससे किससे मिलके बनती है, थोड़ा सा इसको समझिएगा गौर से। तो एक तो इसमें जो है वो बहुत भारी मात्रा में आप पाओगे क्या, एल्यूमिनियम सिलिकेट, है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा आप जो इसके अंदर पाओगे वो पाओगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम लोग SiO2 कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। उसके बाद इसमें आप तीसरे नंबर पे पाओगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, आई एम रियली सॉरी आई सेड कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग बोलते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो फ्लाई ऐश के जो पार्टिकल्स हैं वो ऑक्साइड में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, है ना। और इसके अंदर आप क्या पाते हो, इसके अंदर आप पाते हो सिलिका, एल्यूमिना, इसके अलावा ऑक्साइड्स किसके, आयरन के, हाँ। उसके साथ साथ जो है आप पाओगे इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके साथ कुछ जहरीली हैवी मेटल्स भी होते हैं, जैसे कि लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, उसके साथ साथ कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया। तो आप इन सबसे मिला के देख लो, हर मात्रा में ये खराबी नज़र आएगी आपको। अब बात आती है किस तरह से कलेक्ट करी जा सकती है, की जा सकती है। तो भाई एटमॉस्फेयर में ना चली जाए इसके लिए ध्यान भी तो दिया जाता है ना, कि बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही है, ऐसे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको कैप्चर करा जाता है एक चीज़ के द्वारा, आपने ज़रूर इसका नाम कभी ना कभी तो सुना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। आपने इन्वायरमेंट अगर पढ़ा होगा अपने स्कूल टाइम पे तो आपको याद ज़रूर होगा इस बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या दूसरे कुछ पार्टिकल फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स आते हैं, तो वो जब आप ये गैसेस में मिलने से पहले, है ना, ये जब चिमनी के माध्यम से क्या होता है, पहले ही इसके अंदर जो कोल फायर प्लांट की जो चिमनी बनी है उसमें पहले ही जो है हवा में मिलने से पहले क्या होगा कि ये इससे पास होकर गुजरती है, तो ये सब यहाँ पे ही कलेक्ट हो जाती है फ्लाई ऐश। अब आप कहेंगे मैम इसके बारे में तो आप बता रही हैं, सब बता रही हैं, इसमें इन्वायरमेंट में क्या अफेक्ट कर देती है, इसके इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं? देखिए, अगर इसको कैप्चर नहीं करा, अगर सही से डिस्पोज नहीं करा इसको, तो ये एयर को बहुत गंदा कर देगी, पानी को भी बहुत ज़्यादा पल्यूट कर देगी। इससे सांस की बीमारियां, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी,
और फ्लाई ऐश जो हवा में जाती है वो धीमे 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 उड़ उड़ के कहाँ चली जाएगी, पत्तियों के ऊपर जम जाती है, जो क्रॉप्स हैं फील्ड्स में उनमें जो है वो सेटल हो जाती है आसपास के एरिया में, नियर टू थर्मल पावर प्लांट्स के। जैसे यहाँ मान लो इंडस्ट्री लगी है तो उसके आसपास के जो भी क्रॉप फील्ड है उनमें ही सेटल हो जाएगी, पेड़ जो है उनकी पत्तियों में आ जाएगी। तो इससे क्या होता है, इससे दिक्कत है, जो उपज है प्लांट की यील्ड है वो भी कम हो जाती है। अच्छा तो ठीक है मैम, नुकसान आपने बताया एनवायरमेंटल, क्या कुछ फ़ायदे भी होते हैं क्या? हाँ, क्या कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं क्या? तो समझो भैया, आप फ्लाई ऐश को यूज़ कर सकते हो सीमेंट की जगह पे, है ना, अप टू 35%। एंड इससे जो आपका घर बनाने की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो कम हो सकती है, रोड्स आप बना सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ों में आप इसका उपयोग कर सकते हो। फ्लाई ऐश के द्वारा बनाए गए ईंटें, ब्रिक्स बहुत हल्के होते हैं वेट में और बहुत मजबूत होते हैं, बहुत लंबे वक्त तक चलते हैं। अच्छा, फ्लाई ऐश एक बहुत बढ़िया फिल मटेरियल है, कुछ भरना हो रोड वगैरह के एम्बांकमेंट्स को या कंक्रीट रोड्स में, तो फ्लाई ऐश को भर लो बढ़िया। तो इसको इसलिए ना बहुत अच्छी तरह से कलेक्ट करो और अच्छी जगह यूज़ करो। फ्लाई ऐश को आप रिक्लेम करने के लिए वेस्ट लैंड है, अब उस पर भी आप जो है डाल सकते हो, उसको भी आप मजबूत बना सकते हो। जो खाली पड़ी माइंस हैं उसमें भी आप फ्लाई ऐश फिल कर दो ना, तो इससे थोड़ा सा मजबूती रहेगी, क्योंकि अंदर खोखला हो जाता है तो वहाँ पे अर्थक्वेक का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। फ्लाई ऐश जो है वो क्रॉप की ईल्ड को बढ़ा सकती है, इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लैंड की और बढ़ सकती है। तो ये फ़ायदे हैं इसके। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है, अब इसने जो है वो अपनी पॉलिसी मेजर्स क्या लिए हैं इसको लेके थोड़ा ये समझिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट ने अपनी नोटिफिकेशन निकाली थी 2009 में, और ये बात ज़रूरी मैंडेटरी कर दी थी कि आपको फ्लाई ऐश बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा अपने हर एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, रोड एम्बांकमेंट के कामों में, लो लैंड फिलिंग वर्क्स में, ठीक है। कहाँ? विद इन 100 किलोमीटर रेडियस जो होगा, 100 किलोमीटर, जैसे यहाँ मान लो थर्मल पावर स्टेशन है, इसके 100 किलोमीटर तक आपको जो है वो फ्लाई ऐश का यूज़ करना है इन सब चीज़ों को बनाने में। और फ्लाई ऐश को माइन फिलिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करना है आपको विद इन 50 किलोमीटर जो रेडियस है थर्मल पावर स्टेशन का, उसमें, ठीक है। इतनी बात समझे। अच्छा, इंडिया और फिनलैंड आज की डेट में साइन इन्होंने कर रखा है एक MOU, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस लिए? कि साथ मिलकर काम करेंगे ताकि इंडियन और फिनिश पार्टनरशिप में और अच्छा बढ़ावा हो, सपोर्ट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, बढ़िया चीज़ें करेंगे कुछ एरियाज़ में, जैसे कि जिससे एयर और वाटर पोल्यूशन को कम किया जा सके, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो, प्रमोशन हो सर्कुलर इकोनॉमी का, लो कार्बन सोल्यूशन हो, सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे फॉरेस्ट है, अपने क्लाइमेट चेंज में काम करेंगे, हम कंजर्व करेंगे मरीन और कोस्टल रिसोर्सेज वगैरह को। तो इसके लिए एक MOU साइन किया गया था। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जिसको हम पहले समझ लें, फिर हम जो है और चीज़ों को जानेंगे। देखिए समझिए, सबसे पहले ना हम एक आपको चार्ट बताना चाहते हैं कि एयर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स रहते हैं। पहले आगे देख लें कहाँ तक है, सरकार के इनिशिएटिव से रहा है। तो इसके पहले हम एक चीज़ आपको समझा देते हैं, यही इसी स्लाइड पर गौर से बस आप लोग का साथ चाहिए, समझते रहिएगा बस साथियों, आपको समझाने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। तो अब आती है बात कि मैम एयर पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट पड़ जाते हैं, है ना। आइए थोड़ा समझाती हूँ गौर से। सबसे पहले आपके हेल्थ पे, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, आपके हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये जानिए। जैसे मैंने कहा ना, सल्फर ऑक्साइड, जो सल्फर ऑक्साइड है ये कहाँ से निकलती है पहले समझिए। थर्मल पावर प्लांट से निकलती है, इंडस्ट्री से निकलती है। और हेल्थ पे इसका ये इफेक्ट है कि आँखों में, गले में इरिटेशन बढ़ना, खांसी ले आना, एलर्जी हो जाएगी आपको, कुछ इम्पेयर्ड एंजाइम फंक्शन हो जाएंगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो एक्सचेंज ऑफ गैस होती है लंग सरफेस से, भाई ये गया वो आया, ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गई, ऑक्सीजन आई, तो ये सब जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज ये कम हो जाती है। तभी तो कहते हैं सिगरेट पीने से ये तो हो जाता है ना, तो सही से मामला नहीं बन पाता, आदमी फिर मरने लगता है। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं सल्फर ऑक्साइड से भी। कहाँ से निकलती है मैंने आपको बता दिया। दूसरी गैस आती है एक नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब इसमें क्या है, ये भी थर्मल पावर प्लांट, इंडस्ट्री और व्हीकल से निकलती है। ये क्या करेगी, ये इरिटेशन करती है, इन्फ्लेमेशन करती है लंग्स का, आपको हफनी लगेगी, ब्रेथलेसनेस जिसको कहते हैं। फिर ये एंजाइम फंक्शन के साथ जो है गड़बड़ाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका गड़बड़ाएगा, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा आपको हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा जो मैंने आपको बताया है, अभी पीछे सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फर्स्ट 5 चैप्टर में, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है,
सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो है ये कहाँ से निकलता है, ये गाड़ियों से निकलता है, फॉसिल फ्यूल को जलाने से निकलता है, तो इससे भी लंग में इरिटेशन होना है ना। उसके बाद जो है डेवलपमेंट जो आरबीसी का है वो है ना, रेड ब्लड सेल्स का, वो कम हो जाता है। पल्मोनरी मतलब आपका जो चेस्ट है या आपकी जो सांस वाँस है, लंग्स है, इनकी मैल फंक्शनिंग हो जाती है, तो ये एक समस्या है। उसके अलावा आई बात कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है, वेहिकुलर एमिशन से या बर्न करने से फॉसिल फ्यूल को निकलता है। इसमें क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़ोर का सर दर्द होगा, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है आपकी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाएगी, है ना, तो आपको ना ऐसे करते रहोगे, है ना। फिर अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ी खतरनाक है भैया। अच्छा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए लिमिट मात्रा में तो सही है, लेकिन ज़्यादा हो गई तो कहाँ से निकल रही है ज़्यादा मात्रा में, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से। अब इसमें क्या होगा कि भैया बहुत सारी चीज़ें हैं, आप विजन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सीवियर हेडेक हो सकता है, हार्ट स्ट्रेन हो सकता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर स्मोग, जो मैं आपको समझा रही थी ना कि स्मोग प्लस फॉग से मिलके बना स्मॉग, ये कहाँ से निकला, इंडस्ट्रीज़ और वेहिकुलर पोल्यूशन से हुआ। अब इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इरिटेशन आपकी आंखों में कर सकता है। इसके अलावा ओजोन जब तक ऊपर है तब तक बढ़िया है, ग्राउंड पे आ गई तो समझ लो दिक्कत। ग्राउंड पे कैसे आ रही है, ऑटोमोबाइल इमिशन से आ रही है, तो आपको इससे ब्रेथलेसनेस, हफनी हो सकती है, एजमा हो सकता है, वीजिंग। वीजिंग समझते हैं क्या होता है, जब आप सांस लेते हो, कब देखते होगे जब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको लंग प्रॉब्लम होती है तो रात में सांस लेते हो तो सीटी बजती है, सी 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 सी, ये दिक्कत है। चेस्ट में पेन होना, एम्फाइजमा होना, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होना, ये सारी प्रॉब्लम है। फिर आई बात क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की, इसमें कहाँ से निकलते हैं, रेफ्रिजरेटर से, स्प्रेस से, एमिशंस जो जेट्स करते हैं उनसे निकलते हैं, तो इससे क्या दिक्कत है, इससे ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। इसके अलावा क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। उसके बाद आते हैं ये हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या दिक्कत है, ये फॉसिल फ्यूल के जलाने से निकलते हैं, इससे क्या हो सकता है, लंग्स पे दिक्कत हो सकती है, किडनी डैमेज, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इरिटेशन आँखों में, नाक पे, गले में, एज़मा, ब्रोंकाइटिस, और इसके साथ वही रेस्पिरेटरी सिस्टम गड़बड़ा देता है ये। उसके बाद आया भाई आपका टोबैको स्मोक। अब ये कैसे निकल रही, सिगरेट पीने से, सिगार पीने से, वगैरह वगैरह, तो इससे आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है, अस्थमा, लंग का कैंसर भी हो सकता है, इरिटेशन आपकी आँखों में, नाक में, गले में, सब हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे बात क्या आती है, मर्करी। अरे मैम मर्करी कहाँ से आ गया, हम तो थर्मामीटर में ही देखते थे, लेकिन नहीं, इंडस्ट्रीज से भी रिलीज होता है ये। इससे नर्वस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आप सो नहीं पाओगे, इंसोम्निया, मेमोरी का कम होना है, मेमोरी लॉस, एक्साइटेबिलिटी, इरिटेशन, ट्रेमर, आपका बहुत सारी चीज़ें हैं, मीनामार्टे डिजीज़, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं खतरनाक खतरनाक। फिर लेड एक बहुत टॉक्सिक मटेरियल है, ये लेडेड पेट्रोल एमिशन होता है, ये ब्रेन को डैमेज कर सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कर सकता है, किडनी, ब्रेन, सबको कर सकता है, समझ लीजिए। और इम्पेयर्ड इंटेलिजेंस एंड इंटरफेरेंस कर सकता है आरबीसीज के डेवलपमेंट में, तो ये नहीं होंगे तो आप ऐसे ही ख़त्म होते चले जाओगे। अच्छा, एक फिर एलिमेंट समझो आप, कैडमियम। कैडमियम जो है वो इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, हार्ट को अफेक्ट करता है साथियों ये। उसके बाद देखो भैया, सिलिका डस्ट, सिलिकॉन की वजह से सिलिकॉस अफेक्ट करता है लंग को। फिर आई बात कॉटन डस्ट की, कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज से निकलता है, ठीक है, लंग टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करता है, बहुत खतरनाक खांसी आएगी, ब्रोंकाइटिस होगा, एम्फाइजमा होगा। अच्छा, उसके बाद एस्बेस्टोस डस्ट। अब ये देखो, ये एस्बेस्टॉस माइनिंग से, एस्बेस्टॉस शीट मैन्युफैक्चरिंग से निकलता है, और इसमें सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, कैंसर तक हो सकता है इंसान को। उसके बाद रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स जैसे कि कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, बीटा रेज, रेडन और रेडियम, इससे लिविंग टिश्यूज़ ख़त्म हो सकते हैं, ब्लड टेस्ट ख़त्म हो सकते हैं, अफेक्ट कर सकता है सेल मेम्ब्रेन को, सेल एंजाइम फंक्शंस को, ल्यूकेमिया और परमानेंट जेनेटिक चेंजेस। इसके साथ साथ देखा जाए तो कोल डस्ट पार्टिकल्स कहाँ से, कोल माइन से निकल रहे हैं, इससे क्या होगा, ब्लैक लंग कैंसर हो सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकता है, जिससे क्या होगा, एक टाइम पे रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि एयर पोल्यूशन के क्या प्रॉब्लम से होते हैं। अच्छा चलो, ये सब बातें समझ में आ गई क्या है क्या नहीं है। अब देखो यहीं पे हम कॉन्टिन्यू जो फ्लाई ऐश को कर रहे थे उसमें हम देखेंगे वेजिटेशन को कैसे अफेक्ट करेगी ये फ्लाई ऐश, है ना। ये मैंने एक चार्ट था तो पढ़ा दिया, नहीं तो बाद में फिर बहुत पीछे हो जाता है। देखो भैया,
सीधी बात है, फोटोसिंथेसिस को कम कर देती है ये, पत्तियां तो बैठ जाएगी तो कैसे काम होगा। फिर सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्लोरोसिस, प्लाज्मोसिस मेम्ब्रेन डैमेज और मेटाफॉलिक इनहेलेशन प्रॉब्लम, हाइड्रो, अच्छा ये तो इन्होंने फ्लाई ऐश का नहीं बताया, रियली सॉरी, ये प्रॉपर यही एयर पोल्यूशन को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एयर पोल्यूशन को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अब समझिएगा यहाँ पे कि वेजिटेशन पे कैसे अफेक्ट करता है ये पोल्यूशन और गैसेस। थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, मैं एडिट करूँगी तो ये लेक्चर आने में बहुत देर हो जाएगी, है ना। इफेक्ट्स ऑन वेजिटेशन, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा कि बहुत सारी मेम्ब्रेन डैमेज, मेटाबॉलिक इनहिबिशन में प्रॉब्लम, क्लोरोसिस, फैस्मोलोसिस। फिर हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, जैसे कि इथाइलिन की वजह से बहुत जल्दी पत्तियां गिर जाती हैं, फ्रूट गिर जाते हैं, फ्लोरल बड्स फटाफट गिर जाते हैं, ठीक है, पेटल्स जो हैं वो कर्ल्ड हो जाते हैं, डिस्कलरेशन हो जाता है सेपल्स का, ये सब है। अच्छा, फिर ओजोन डैमेज क्लोरिन काइमा, एंड इस वजह से जो फॉइलेज है बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रीज में वो जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। फिर अच्छा, उसके अलावा ये एनिमल्स को भी अफेक्ट करता है एयर पोल्यूशन, जैसे कि उसके बाद मतलब एनिमल्स को भी हर तरीके से, जैसे कि वही बीमारी टिमारी यही सब चीज़ें। उसके बाद जो मटेरियल्स जो है उसमें कमी होना, एस्थेटिक लॉस होना, तो अभी आप ये सारी प्रॉब्लम्स देखते हो जो एयर पोल्यूशन के अंदर देखने को मिलती हैं, ठीक है। आई रिपीट फिर से कि मैंने फ्लाई ऐश को जो कंटिन्यू कर दिया था उसके लिए सॉरी, और बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, नहीं तो मैं मतलब देर में आएगा अगर मैंने इसको एडिट रेंडरिंग पे लगाया तो। चलो, अब मेन बात आती है कि इसको कैसे कंट्रोल करा जाए। कंट्रोल मेजर्स क्या लिए जाएं एयर पोल्यूशन को लेके। अब देखो, इसमें पॉलिसी मेजर्स सबसे पहले तो समझ लेते हैं क्या रहेंगे। क्या है भाई, पॉलिसी कुछ ऐसी लाई जाए, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हों कि कुछ पे देखो, कुछ तो पॉलिसी लेकर आओ ना, ऐसे ऐसे करना, कुछ प्रिवेंटिव चीज़ें करो कि ये नहीं करना है ऐसा ऐसा। और उसके बाद जैसे सिलेक्शन, अब प्रिवेंटिव मेजर्स में समझिए क्या कर सकते हैं कि भाई सिलेक्शन करिए एक सूटेबल फ्यूल का, ऐसा फ्यूल आप यूज़ करें, फ्यूल में ज़्यादातर निकल रहा है ना ये सब, तो ऐसा फ्यूल यूज़ करा जाए जिससे जो है बहुत ही कम सल्फर कंटेंट हो, उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में सल्फर हो, और साथ में ये काम भी बढ़िया करे, है ना। फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस या इक्विपमेंट में कुछ बदलाव लेकर आया जाए ताकि एमिशन कम से कम निकले। उसके बाद एक अच्छा सूटेबल मैन्युफैक्चरिंग साइट हो आपकी, बढ़िया जोनिंग हो, मतलब ऐसी जगह इंडस्ट्री लगाओ जो रेजिडेंशियल एरिया से, मतलब जहाँ लोग रहते हैं उससे दूर हो, और चिमनीज़ बहुत ऊंची ऊंची चिमनीज़ लगाओ, टॉल चिमनीज़ लगाओ। अच्छा, कंट्रोल मेजर्स और क्या कर सकते हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हो, देखो पॉल्यूटेंट्स को ख़त्म कर दो, थर्मल और कैटलिस्टिक कंबक्शन से एकदम जला दो। उसके बाद पॉल्यूटेंट्स को कोई लेस टॉक्सिक फॉर्म में कुछ ऐसा कन्वर्ट करो जिससे बहुत ही कम जहरीले हो जाएं वो। उसके बाद क्या करो कि पॉल्यूटेंट को कलेक्ट करो, अलग अलग तरह के जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं आप उनको ख़त्म कर सकते हो या मिनिमाइज़ कर सकते हो कुछ तरीक़ों से, जैसे कि कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर, मतलब दो तरह की डिवाइसेस हैं इसके अंदर, एक को कहा जाता है प्यारे साथियों अरेस्टर्स, और दूसरे को कहा जाता है, आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, स्क्रबर्स, ठीक है। इन दोनों का यूज़ होता है पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स को हवा से ख़त्म करने में। तो ये क्या है, अरेस्टर्स और स्क्रबर्स। अब इसको समझो, जो अरेस्टर्स हैं इनका यूज़ करा जाता है पर्टिकुलेट मैटर को कंटैमिनेटेड एयर से अलग करने में, मतलब जो हवा जो प्रदूषित हो गई उसमें से पर्टिकुलेट मैटर को अलग करता है अरेस्टर्स। और स्क्रबर्स क्या करते हैं, इनका यूज़ करा जाता है हवा को साफ करने में, दोनों ही डस्ट और गैसेस के लिए, बाय पासिंग इट थ्रू अ ड्राई और वेट पैकिंग मटेरियल। तो ये जो है स्क्रबर काम करता है। अच्छा, एक और बात कर सकते हो, गैसियस पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हो। अब गैसियस पोल्यूशन को, ये भैया गैस वाले पोल्यूशन को कैसे तुम कंट्रोल करोगे, तो इसको आप कुछ टेक्निक से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि कंबक्शन, ये तो जला देना हो गया, ठीक है, एक हो गया एब्जॉर्प्शन, उसके साथ एक हो गया एडजॉर्प्शन। अब इसमें क्या है कंट्रोल जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का हो, है ना, जो मतलब ये सब जो आपके व्हीकल्स वगैरह हैं इनसे जो निकल रहा है धुआं हुआ, उसमें क्या करना है आपको, कैसे कंट्रोल कर सकते हो, जो इनके अंदर इंजन लगे हैं इंजन को बढ़िया वाला करो, मतलब मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन होना चाहिए। उसके अलावा कैटलिस्ट कन्वर्टर फिल्टर्स होने चाहिए इन गाड़ियों वगैरह में, जिससे क्या हो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए, जिससे जो खतरा हो सका नाइट्रोजन ऑक्साइड का वो यहाँ बच जाए, ठीक।
यूज़ अच्छे क्वालिटी का ऑटोमोबाइल फ्यूल्स का करिए, जैसे कि लेड फ्री पेट्रोल हो गया, उसके अलावा कंप्रेस नेचुरल गैस जैसे सीएनजी का यूज़ करिए, तो इन सब से हो सकता है। अब बात आती है सरकार ने इसको लेके क्या कदम उठाए हैं, तो एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ साथियों। पहला तो हो गया नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम सरकार लाई थी भारत के अंदर, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसे हम लोग यहाँ पे CPBB कहते हैं, CPCB कहते हैं। ये यहाँ पे एक पूरे देश में लागू होने वाला एक प्रोग्राम लेकर आया एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का, जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है इसे भारत में लाया गया ताकि प्रॉपर क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। फिर ये मतलब इसमें क्या है कि इसमें जो लिखा है इस कंप्लायंस मतलब NAAQS की कंप्लायंस के हिसाब से चले। अब NAAQS क्या है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यहाँ पे इस प्रोग्राम के तहत चलना पड़ेगा। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को पता लगाइए, समझिए नेचुरल प्रोसेस क्या है साफ़ करने का एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके बाद प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेजर्स को उठाइए। जैसे आपके एनुअल एवरेज कंसंट्रेशन जो सल्फर ऑक्साइड लेवल का है उसको मेंटेन रखना है विद इन द जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये जो है और कम करेगा, पुराने लेवल से ये कम और रखा गया। अलग अलग मेजर्स उठाए गए, जैसे कि CNG का यूज़ करना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिल्ली के अंदर, सल्फ़र का यूज़ जो है कम करना इन डीजल एंड यूज़ करना LPG का इंस्टेड ऑफ कोल, कहाँ पे डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे LPG का यूज़ करना। अच्छा, एक मिक्स ट्रेंड भी देखा गया नाइट्रोजन ऑक्साइड के लेवल में, अलग अलग कदम उठाए गए ना व्हीकल पोल्यूशन कंट्रोल के लिए। इसमें जैसे कि बहुत ही स्ट्रिक्ट वेहिकुलर एमिशन नॉर्म्स रखे गए, पर्टिकुलरली ऑफसेट बाय इंक्रीज नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल्स ड्यू टू यूज़ ऑफ CNG इन द अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो जब CNG वगैरह का यूज़ देखा गया ना, तो थोड़ा हमने देखा कि जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड कम निकल रही है। अच्छा, उसके बाद टोटल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट, हालांकि अभी भी ये एक दिक्कत का कारण है बहुत सारी अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, जो फर्स्ट फाइनेंशियल स्मोक टावर ऑफ इंडिया था वो यहाँ आनंद विहार न्यू दिल्ली में लगाया गया था। ये एक डाउन ड्राफ्ट टाइप था, मतलब कि पोल्यूशन की एयर आती थी टॉप से टावर के, और ये अंदर मतलब साफ एंड जो क्लीन एयर थी वो निकलती थी टावर के नीचे वाले हिस्से से, है ना। इज इंटेंडेड फॉर लोकलाइज रिडक्शन इन द एयर पोल्यूशन, कि उस पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा कि ऊपर से गंदी हवा आएगी, नीचे से साफ हवा निकलेगी, तो वहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर में पोल्यूशन कम हो पाएगा। और फिल्ट्रेशन सिस्टम का यूज़ करा जाता था इस टावर के अंदर। इसे डिज़ाइन करा गया था बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा। इसमें एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी 90% थी, ये 90% तक बढ़िया काम करेगा। चलो, अभी जो स्टैंडर्ड की हम बात कर रहे थे ना NAAQS की, दैट इज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसको समझिए। इसको नोटिफाई किया गया था 1982 में और रिवाइज करा गया 1994 में भी, हेल्थ क्राइटेरिया और लैंड यूसेज पे बेस करके इसको रिवाइज करा गया है। नवंबर 2009 में भी 12 और पोल्यूटेंट्स के लिए, जिसमें 12 पोल्यूटेंट्स में नाम आता है, एक तो सल्फर ऑक्साइड का, एक आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, फिर पर्टिकुलेट मैटर जिसका साइज 10 माइक्रोन से कम हो, है ना, जिसे हम लोग PM10 कहेंगे। पर्टिकुलेट मैटर जिसमें साइज लेस देन 2.5 माइक्रोन हो। उसके अलावा ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, अमोनिया और बेंजोपायरिन, तो इन सारे और पोल्यूटेंट को इसके अंदर ऐड करा गया था 2009 में। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की। साथियों, इस इंडेक्स को लॉन्च करा गया प्रधानमंत्री के द्वारा अप्रैल 2015 में। स्टार्टिंग विद पहले तो 14 सिटीज़ में लाया गया था ताकि एयर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँचाई जाए। इसके अंदर 6 कैटेगरीज थी एयर क्वालिटी की। एक तो थी गुड, दूसरी थी सेटिस्फैक्ट्री, तीसरी थी मॉडरेटरी पोल्यूटेड, चौथी थी पुअर, फिर आती थी वेरी पुअर, और उसके बाद सीवियर एंड सीवियर विद डिस्टिंक्ट कलर स्कीम। तो हर सारी जो कैटेगरीज देखने को यहाँ पे आप देख रहे हो, वो सारी कैटेगरीज ये हेल्थ इम्पैक्ट से एसोसिएटेड थी कि इतना होगा तो इससे क्या हेल्थ इम्पैक्ट होगा, इससे होगा तो इससे क्या हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। तो AQI ये 8 पोल्यूटेंट्स को मेन मानता था इसके अंदर। एक तो पर्टिकुलेट मैटर, ये वाला बताया ना मैंने, लेस दैन कितना 10 माइक्रोन, ठीक।
एक ये हो गया, फिर एक PM 2.5 को मान रहा था ये, फिर NO2 दैट इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर SO2 दैट इज़ सल्फर डाइऑक्साइड, फिर CO दैट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर O3 वही अपना ओजोन, उसके बाद NH3 और PB लेड, मतलब फॉर विच अप टू 24 आवर्स एवरेजिंग पीरियड को लिया गया और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब किया गया। ठीक है, इसके ही अंदर भी। अच्छा, और लास्ट में क्या करा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये क्या था दोस्तों, ये एक मिड टर्म 5 ईयर एक्शन प्लान 2019 में लॉन्च हुआ। हालांकि स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि अच्छे आउटकम्स एयर पोल्यूशन को लेके वो सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही दिखेंगे, इसलिए इस प्रोग्राम को और ज़्यादा एक्सटेंड करा जाएगा। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये यही है कि हम सब मिलके ऐसा काम करेंगे जिससे प्रिवेंट कंट्रोल करें एयर पोल्यूशन को, ठीक है ना, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करें देश के अंदर और मजबूत बनाएं, लोगों तक जागरूकता पहुंचाएं, कैपेसिटी बिल्ड करें। तो ये सारी चीज़ें ही मेनली ली गई हैं। अब बात आती है टारगेट की, क्या टारगेट है इसका, तो टारगेट साथियों ये है कि हम यहाँ पे लेवल टारगेट 20 से 30% कम कर देंगे पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और PM10 के कंसंट्रेशन को 2024 तक, है ना। ये प्रपोज किया गया था इस NCAP के अंदर। ये टेकिंग 2000 मतलब 2017 में जो लेवल है उसके कंपैरिजन में देखा जा रहा था, उसको 2017 को बेस लेवल लिया गया था और 2024 में कहा था कि 20 से 30% कम हो जाएगा कंपैरेटिवली टू दिस। ठीक है, किसमें 122 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में इन 23 स्टेट्स के अंदर। अप्रोच जो इसकी थी इसमें यह था कि हम मिलजुल के मल्टी स्केल पे क्रॉस सेक्शन कोऑर्डिनेशन मिलजुल के काम करेंगे, कई सारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ के साथ में मल्टीलेटरल, बायलेटरल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, है ना, और जो फिलेंथ्रोपिक फाउंडेशंस हैं, जिससे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं लीडिंग बहुत बढ़िया उनके साथ मिलके, ताकि हम ये उद्देश्य अपना पूरा कर सकें। अच्छा, उस समय आप बहुत जो है इंजन के बारे में सुनते होंगे, BS6 इंजन। तो BS6 फ्यूल रिड्यूस करता है NOx का एमिशन बाय 70%, ठीक है, 70% से, और डीजल कार्स में, और 25% से पेट्रोल कार्स में, और पर्टिकुलेट मैटर को व्हीकल्स में कम करता है बाय 80%। तो ये कुछ बातें हैं जो यहाँ तक हैं। अब एक बात आती है कि इंडिया के अंदर एयर पोल्यूशन के क्या हालात हैं, है ना। इंडिया का एयर पोल्यूशन अगर मैं आपको समझाने बैठ जाऊं तो देखिए, इंडिया के अंदर एयर पोल्यूशन की रैंक देखें तो वर्स्ट है वर्ल्ड में। मतलब समझिए, एयर पोल्यूशन जब होता है ना तो लोगों की ज़िंदगियां भी कम हो जाती हैं, और मतलब देखा जाए रिड्यूसिंग मोर इंडियन लाइव्स बाय ओवर 3 ईयर्स, WHO ने ऐसा बताया है ना। 3 साल लाइफ और समझ लिए जो है कम हो जाती है। मतलब एयर पोल्यूशन कुल मिला के बहुत ख़राब चीज़ होता है। मतलब हाफ ऑफ जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना, उसमें अगर हम देखें जो ऐसे पोल्यूशन में जी रही है, और मतलब ऐसी जगह पे जी रही जिससे उसको बहुत खतरा है, ऐसे एरियाज़ में रहती है जहाँ पे फाइन पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन जो है वो इंडिया के स्टैंडर्ड फॉर व्हाट इज़ कंसिडर्ड सेफ से ऊपर है ना। मतलब कुल मिला के ये बात इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ने बताई है कि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो ऐसी जगह पे रहती है जहाँ पे जो सेफ स्टैंडर्ड हैं उससे ज़्यादा लेवल ऑफ पोल्यूशन है। और वर्ल्ड के टॉप जो पोल्यूटेड 20 सिटीज़ हैं उसमें से 13 तो इंडिया से ही हैं। हाँ, 2014 की ग्लोबल एनालिसिस ने ये दिखाया था कि किस तरह से नेशन टैकल करते हैं अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस थे, और इंडिया की रैंक उस समय 155 आई थी 177 नेशंस में। तो ये भी था ख़राब बात, है ना। तो बहुत सेफ स्टैंडर्ड नहीं है। गंगा और यमुना जो है वो उनको रैंक करा गया वर्ल्ड की 10 मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स में, इवन आफ्टर टेकिंग सो मैनी एफर्ट्स टू क्लीन देम। इसके अलावा बहुत सारी इन्वायरमेंटल क्राइसिस का देखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सिविक एजेंसीज़, तब भी जो है वो इनको अलाउ है कि वो जो है मतलब अभी भी आप देखिए ना कि डिस्पाइट द डायरेक्टिव्स ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, सिविक एजेंसीज कंटिन्यू टू अलाउ कॉन्क्रीटाइजेशन इन द ग्रीन बेल्ट में होता रहता है। बल्कि जो है इसके लिए डायरेक्टिव्स निकालेगा उसके बाद भी रियल एस्टेट की डिमांड के चक्कर में सब बढ़ाते चले जा रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं है ना। ऐसे एरियाज़ में अफेक्ट कर रहे हैं चीज़ें। नेचुरल कंजर्वेशन के जो एरियाज़ हैं उसका कम होना,
फॉरेस्ट काटना, वाटर बॉडीज़ ख़राब होना, तो इसके अंदर बहुत सारी ज़रूरत है। साइंटिफिक नीड्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, कुछ लॉ में बदलाव लाने की ज़्यादा है ज़रूरत है, और कुछ हमें सोशल बिहेवियर में भी बदलाव की ज़रूरत है। देखो सीधी सीधी एक बात समझो आप, हम और आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिमांड तो करने लग जाते हैं कि अरे हमको ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन हम कभी साफ़ हवा जिससे हमारी ज़िंदगी है, साफ़ पानी है ना, एक अच्छे इन्वायरमेंट के बारे में क्यों नहीं डिमांड करते, मुझे नहीं समझ आता। हर चीज़ क्या पैसे ही होती है क्या? खैर, अब आप लोग यंग जनरेशन हो, आप लोग इसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाओ। तो अब कदम क्या उठाए गए हैं इस दिल्ली एयर पोल्यूशन को यहाँ पे कम करने में या कंट्रोल करने में या ख़त्म करने में? देखिए भैया, सिटी को बहुत ज़रूरत है कि वो ट्रैफिक और व्हीकल्स को कम करे, उसके साथ अपना जो ये डीजलाइजेशन है उसे कम करे, है ना, अपना इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाए। ये बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली में हर साल मुसीबत आ जाते हैं। वॉकिंग और साइकिलिंग को और बढ़ावा दे के पैदल चल के जाओ, साइकिलिंग करके जाओ। टैक्स पोल्यूटिंग मोड्स जो हैं, जो पोल्यूटिंग मोड्स हैं, है ना, जिससे पोल्यूशन निकलता है, उस पर इतना टैक्स हैवी लगाए कि वो कम से कम खुद ही करें, डिसाइड करें तो इम्प्लीमेंट भारत 4 नेशन वाइड इन 2015 खैर हुआ है, तो उसके बाद भारत 6 आया, ठीक है, यूरो 6 आया 2020 में, और जो है BS6 इंजन्स आए। फिर आपका कंट्रोल्स अदर पोल्यूशन सोर्सेज पे भी जो है लगाए जाएं, तो ये सब चीज़ें कर रही है, लेकिन तब भी बहुत सारी अभी ज़रूरत है जिससे जो है वो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। और लास्ट टॉपिक इसका जो हम पढ़ेंगे वो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM। दोस्तों ये भी NCR के अंदर और आसपास के एरिया में था कि प्रॉपर जो है क्या करा जाए। ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम था जिसमें एक प्रॉपर वेब था, GIS था, मल्टी मॉडल बेस्ड ऑपरेशनल और प्लानिंग डिसीजन सपोर्ट टूल था। ये टूल मदद करता कैप्चर करने में स्टैटिक और डायनेमिक फीचर्स को जो अलग अलग सोर्सेज से एमिशन होता है, ठीक है ना, सब कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को मिलजुल के काम करना यूज़ करके केमिकल ट्रांसपोर्ट मॉडल का। और ये सिस्टम हैंडल करता क्या चीज़, जो भी सोर्स स्पेसिफिक इंटरवेंशन है। मतलब आप समझो कि चीज़ें जो हैं यहाँ पे ये इस तरह से बनाई गई थी कि प्रॉपर फ्रेमवर्क होगा कि इससे कितना फ़ायदा होगा, है ना, बेनिफिट्स क्या होगा इंटरवेंशन का। फोकस ये होगा कि हम बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट लेकर आए यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद हमें पता लगाना है कि क्या चीज़ें हैं जो दिक्कत लेकर आ रही हैं, और इसमें हम AI का यूज़ करेंगे अच्छी तरह से, है ना। और कुछ इसमें जो है इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये सब रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे CPCB है, अपने स्टेट PCBs है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, वो है। फिर ऑन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करा जाएगा क्रेडिबल सिटीजन वॉच ग्रुप्स के द्वारा, प्रोफेशनल NGOs के द्वारा, और ये सब इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, इन पे किसका प्रेशर नहीं होगा। और फाइनली एयर क्वालिटी का डेटा ये भी कलेक्ट करा जाएगा ताकि देखा जाए, उसको टाइम टू टाइम चेक करा जाए। तो यहाँ तक एयर पोल्यूशन अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में हम वाटर पोल्यूशन करेंगे, लेकिन उसके पहले एक डू यू नो का चार्ट है आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहती हूँ। तो भाई बात है कि अमोनिकल नाइट्रोजन पोल्यूशन जो रिवर यमुना के अंदर है, ये बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। ये क्यों होता है? क्योंकि अनट्रीटेड जो इंडस्ट्रियल का वेस्ट वाटर है, कमर्शियल फर्टिलाइजर्स हैं, ये सब इसमें बहा दिए जाते हैं, और इससे रिवर की इकोलॉजी और हैबिटेट को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो साथियों, यहाँ तक हमने आपको बताई। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जॉइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप से लेके फेसबुक वगैरह हर चीज़, सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, प्लस वीडियोज़ आप यही वाली फेसबुक भी पा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।